चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ही कर पाएंगे। वैसे भी आपको टेस्ट में सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ रहा है ना, सेकंड पार्ट फिर हम लोग लेटर ले लेंगे। रिफ्रैक्शन के बारे में सर पढ़ा दिया क्लास में, सर आएगा टेस्ट में आएगा, मतलब सर ब्रीफ में आएगा थोड़ा सा। चलो तो उसको भी अपन देखेंगे, लेकिन मैं अभी जो बनाऊंगा, मैंने जो प्रिपेयर किया है फर्स्ट पार्ट ही है रिफ्लेक्शन। बहुत है पढ़ाने को, लेकिन आपका टेस्ट क्योंकि कल ही है, टाइम कम है, उसमें अपन जो बेस्ट कर सकते हैं कर लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो दो पार्ट से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और डिटेल में आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। लाइट waves do not require any medium for traveling। क्या ये पॉइंट समझ में आया? आपने क्लास 9th में साइंस साउंड पढ़ा था। साउंड में हमने क्या पढ़ा था? इट रिक्वायर्स मीडियम, है ना, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस। मैकेनिकल वेव, यस, उसमें से पास होगा साउंड। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार से भी आ रही है लाइट, वैक्यूम से ट्रेवल करके आ रही है। तो लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। लाइट की स्पीड तो सबको पता होगी, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसको अगर मीटर में करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है लाइट की। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो बेसिक है। एंड द बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। बीम क्या है? बंडल ऑफ लाइट रेज। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन दोनों टाइप का हो सकता है, रेगुलर इररेगुलर, डिटेल में अपन लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है। ऑन रेगुलर सरफेस मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रफ सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो इररेगुलर, क्योंकि उससे हमें अपनी इमेज साफ दिखाई नहीं देती। यस, ठीक है। तो आईने के सामने खड़ेंगे, हमारी बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी, वाटर में क्लियर इमेज बनेगी, लेकिन वॉल में क्लियर इमेज नहीं बनती। तो जो रेगुलर सरफेसेस होते हैं, परफेक्टली प्लेन सरफेसेस, उसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है? रेगुलर। और रफ में कैसा होता है? इररेगुलर। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट सरफेस लाइट फॉल करेगी तो वो बेंड होती है। रिफ्रैक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये दोनों पार्ट्स भी रिफ्रैक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। इमेजेस दो टाइप की होती है, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये सब पॉइंट्स थोड़ी देर के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हमें दिखाई क्यों देता है? ठीक है, आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड दिख रही है, वॉल देख रहे हैं वॉल दिख रही है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि हमको चीजें दिखाई कैसे देती हैं? लाइट उस पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है। बिल्कुल ठीक। किसी भी सोर्स से, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। लाइट चलेगी, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, और अगर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आई तो हम उसे देख सकेंगे। अगर किसी वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक नहीं आई, हमें दिखाई नहीं देगा। सिंपल प्रिंसिपल। ठीक है। मेरी आवाज आ रही साफ? यस सर। ठीक है। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी फ्रॉम अ सोर्स। लाइट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, लाइट पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे
और उससे रिफ्लेक्ट करके अगर हमारी आंख तक पहुंची तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नहीं पहुंची तो दिखाई नहीं देगा। डार्क रूम में आपको क्या चीजें हैं दिखाई नहीं देती, क्योंकि लाइट वहां से ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख तक नहीं आ रही। पॉइंट इज क्लियर? यस। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर आपको कोई रेड कलर है तो रेड क्यों दिखता है? रेड कलर रेड क्यों दिखता है? आप बोलोगे बड़ा अजीब क्वेश्चन है, रेड कलर रेड क्यों दिखता है? वो इसलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका रेड कलर है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर एक्सेप्ट रेड। सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट होता है, हमको रेड दिखाई देता, बाकी सारे कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कोई चीज रेड तो रेड क्यों दिखती है, ग्रीन तो ग्रीन क्यों दिखती है? इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया आपको। ये बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन की लाइट क्या होती है और हमें दिखाई क्यों देता है। अब सबसे बेसिक और एक टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम लोग ने क्लास 7 में पढ़ा, 8 में भी पढ़ा है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत इजी है। मिरर इनने वर्टिकल लगाया है, अपन इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, एक ही बात है। एक होती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब किसी सोर्स से जो लाइट आ रही, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आकर मिरर से टकराएगी और किसी पॉइंट से टकरा के वो दूसरे साइड नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दूसरे साइड तो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि निकल जाएगी वो। इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, जहां से आ रही है उसी तरफ बाउंस हो जाएगी, ठीक है, बाय मेकिंग अनदर रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और सरफेस पर 90 डिग्रीज पर एक लाइन बना देंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, ये रे नहीं है, नॉर्मल। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये बहुत बेसिक टॉपिक है, एक 10th में तो नहीं आने वाला, लेकिन टॉपिक है, कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड all lie on the same plane at point of contact। जहां पर भी वो कांटेक्ट करते हैं, ये पॉइंट O, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं ऑन द सेम प्लेन। ये है आपका सेकेंड लॉ। तो क्या कितने लॉज कर लिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बेसिक है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल है 60 डिग्रीज। फाइंड आर। मैं वेट कर रहा हूं बाकी सबके आंसर्स के लिए। फाइंड आर। बिल्कुल ठीक, आंसर इज 30, क्योंकि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30, 90 से माइनस करके निकाल लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 और हमको मालूम है R इक्वल्स टू I, सो R ऑल्सो इक्वल्स टू 30। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते ना, तो गलती से वो 60 लिख देते हैं। क्या आपको क्लियर है? इससे ज्यादा इस टॉपिक में और डिस्कस करने की जरूरत नहीं। प्लेन मिरर सबको पता है, क्लास 9th में, क्लास 8th में प्लेन मिरर पढ़ा था बहुत डिटेल में, खूब सारी प्रॉपर्टीज। तो प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सेम साइज, इमेज बनती है, मतलब सीधा सीधा आप आईने के सामने खड़े, आपकी इमेज बनती है सेम साइज।
बड़े हैं तो बड़े ही बनेगी, छोटे हैं तो छोटे ही बनेगी, जितने आप है उतनी ही इमेज बनेगी। सेम डिस्टेंस, जितने दूर मिरर से खड़े तो मिरर के अंदर बनेगी। मान लो मिरर से आप x मीटर्स दूर खड़े हैं, आप, यह है u, तो आपकी जो इमेज है y डैश लिख रहा हूं वो उतनी ही अंदर बनेगी। अगर x मीटर्स सामने खड़े हो, ये मिरर है आपका, तो x मीटर्स दूर ही मेरे बनेगी। मतलब आपके और आपके इमेज के बीच में डिस्टेंस 2x हो जाएगा। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। सेम साइज, सेम डिस्टेंस, वर्चुअल इरेक्ट। अब ये वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, अपन 1 मिनट के लिए रुककर वर्चुअल और इरेक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इमेजेस 2 टाइप की होती हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज। क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज। कितने टाइप की इमेज होती है, वर्चुअल और रियल। किसी को कोई आइडिया क्या होता वर्चुअल, क्या होता है रियल, कैसे क्या चेक करते हैं, जल्दी बताइए। चलिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। सर रियल इमेज जो कि सच्ची में होती है और हमें दिखाई देती है, और सर वर्चुअल इमेज सर हमें दिखाई देती है पर वो चीज है नहीं। वर्चुअल, ये वाली इमेज कैसी है, वर्चुअल, ये वर्चुअल है। आईने के अंदर आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो कि आईने के पीछे हो, तो क्या पीछे कोई है क्या, हम तो सामने खड़े हैं। ये आप हो, बीच में मिरर है, मिरर के अंदर दिख रहे हो आप, तो क्या पीछे आप हो क्या, तो पीछे क्या दिख रहा है, इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल। पीछे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं। आपने देखा होगा ना वो फनी वीडियोस, कोई एनिमल आता आईने के पीछे, वो फिर झांक के पीछे देखता, पीछे कुछ नहीं। समझ गए ना, उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इंसान को समझ में आ जाता है कि कैसी इमेज है ये, वर्चुअल। एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ नहीं है, ये हमारे ब्रेन में बन रही इमेज बन रही है ब्रेन में। कैसी बोलते हैं इसको, है वर्चुअल। और दूसरी वाली क्या है, रियल। ये जो आप थिएटर में देखते हैं ना, थिएटर है ना, ये मूवी देख रहे हैं थिएटर में, इसमें कैसी इमेज है, रियल। अब आप बोलोगे क्या डिफरेंस है, रियल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन लगी है ना, तो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है ना, मूवी देखते हैं हम लोग, यस इट इज रियल। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये दिमाग में बन रही है, क्योंकि ऐसी इमेज है ही नहीं। ठीक है, एक डिफरेंस। और इससे बड़ा डिफरेंस क्या है, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी। आप सीधे खड़े हैं ना, आपकी इमेज भी सीधी बनेगी। पेंसिल सीधी रखोगे तो सीधी इमेज बनेगी, पेंसिल उल्टी रखोगे तो उल्टी इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। आप बोलोगे कि ये भी तो सीधा है। रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड, रियल वाली इमेज हमेशा उल्टी। सीधी ऐसी पेन रखोगे तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, सीधी रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। बात खत्म, भूल जाओ। मतलब रियल मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल, और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल। तो आप बोलोगे कि ये सीधा क्यों है, उसकी फिल्म उल्टी लगाई थी, सीधी लगाएंगे तो उल्टी इमेज बनेगी, तो कैसे देखेंगे, है ना, उल्टी उल्टी होके। तो फिल्म को उल्टी लगा दी ताकि प्रोजेक्ट सीधा हो। बात समझ में आई, ठीक। वर्चुअल इमेज, आप लोग के कैमरे बंद नहीं होंगे, ठीक है,
वर्चुअल इमेज कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट और रियल हमेशा इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आया ना? और डिटेल में पढ़ेंगे, आज पहली बार पढ़ रहे हैं और रिवाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। इरेक्ट है ना? सीधी है कि उल्टी? सीधी मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल मतलब पीछे कुछ नहीं, आप जाओगे पीछे तो थोड़ी है, मिरर के पीछे कुछ नहीं है। और इरेक्ट भी होती है। ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। हम पढ़ रहे हैं कि प्लेन मिरर से इमेजेस कैसी बनती हैं। सेम साइज, सेम डिस्टेंस, वर्चुअल, इरेक्ट। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन है नहीं। तो वो क्या है? इमेज। इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाते हैं। लेटरल इन्वर्जन। सीधा हाथ उठाओगे तो उल्टा दिखाई देता है, आर ऐसे लिखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। आपने नोटिस किया होगा एम्बुलेंस में आगे उल्टा लिखा रहता है। उल्टा लिखा रहता है। मिरर से देखे तो सीधा लिखा। हाँ, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस उल्टा? जब कार के मिरर से देखे तो हमको तो, मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही, ठीक है, उसने सायरन बजाया, मुझे लगा कि सायरन तो है। मिरर में देखा मैंने, तो मैंने क्या देखा कि पीछे कार आ रही है और मुझे एम्बुलेंस एक बार में पढ़ने में आ गया। क्यों? क्योंकि उल्टा लिखा था, इसलिए मुझे सही दिख गया। लेटरल इन्वर्जन के कारण मैंने जल्दी से रीड कर लिया, है ना, समझ में आ गया और मैंने फिर उसको साइड दे दिया। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखते हैं, ताकि जो ड्राइवर है उसको मिरर में वो सीधा पढ़ ले और उसको साइड दे दे। लेटरल इन्वर्जन क्लियर है? ठीक। कोई एक आप में से ना ईशान्या यस बोल दिया करो जब पूछूं, तो उससे क्या टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, समझ में आता है? हाँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं पे वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, नेट ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ, तो देखिए, वर्चुअल इमेज हो गया, रियल इमेज हो गया। लेटरल इन्वर्जन, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों मैंने आपको बता दिया। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है? द इमेज, प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। प्लेन मिरर में इरेक्ट भी होती, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, है ना। और सेम साइज, सेम डिस्टेंस, ये तो वही रिपीटेशन हो गया। सेम डिस्टेंस एंड लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? लेटरली इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन नहीं होता, लेफ्ट राइट होता है। इसने कौन सा हाथ उठाया हुआ है? लेफ्ट है, लेकिन मिरर में राइट दिख रहा है ना। मिरर में राइट दिख रहा है, तो लेफ्ट उठाओगे तो राइट दिखता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो आर आप बनाओगे तो उसका लेटरल इन्वर्जन ये रहेगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है, और ये भी एग्जाम में नहीं आता, 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ये भी नहीं आएगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं, जल्दी से यूज पढ़ लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल्स में, बाथरूम्स में प्लेन मिरर यूज होते हैं, हम लोग ड्रेसिंग के लिए और ज्वेलरी शॉप्स में लगाते हैं। ठीक है, ब्लाइंड टर्न्स, जहाँ पे एकदम से ब्लाइंड टर्न है वहां पे भी मिरर लगा दिया जाता है, ताकि आने वाले व्हीकल्स हमें दिख जाएं। पेरिस्कोप में यूज होता है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू होता है, स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर तो आपने हमेशा पढ़े हैं, स्फेरिकल मिरर देखिए किसी ने स्फेरिकल मिरर? बड़ा दिखता है या फिर छोटा या फिर इक्वल, तीनों टाइप की इमेज बनती। स्फेरिकल मतलब देखिए, आप लोग ने नहीं देखा होगा,
या देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सारे मिरर्स दिखा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा, आपके हाथ में दूंगा, अच्छे से उसको फील कर लेना, क्या कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे उठा है, कौन सा रिफ्लेक्टिंग साइज है। सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल बना के मैं आपको समझा रहा हूं। आप समझ लीजिए स्पून है, स्पून नहीं बना इसमें, चलो स्पून, स्पून समझ गए, ये स्पून है। तो स्पून में क्या किया हमने, स्पून, ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, इस साइड से देखोगे तो भी रिफ्लेक्शन होता है, इस साइड से दिखते हो तो भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन दोनों साइड से होता है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि कहां से कैसा दिखता है। आप स्पून ले लो और चाहे वो राइस से दाल निकालने का बोल होता है ना, ऐसा गोल वाला परफेक्ट स्पेरिकल रहता है, अच्छा ब्राइट, उस पे आप ट्राई करना, ठीक है, उस पे आप देखना कि अंदर साइड से कैसा दिखता है, छोटा कि बड़ा, बाहर साइड से कैसा दिखता है, एग्जैक्टली वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स हैं, एक का रिफ्लेक्टिंग पॉलिश कहाँ की है, बाहर साइड, पॉलिश कहाँ है, सिल्वर की कोटिंग कहाँ है, बाहर साइड, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर, इसका नाम कॉनकेव, केव जैसा है ना, गुफा जैसा है ना, कॉनकेव। और दूसरे में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सिल्वर अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है, तो बाहर का साइड रिफ्लेक्ट होगा, क्या नाम आएगा इसका, दो टाइप के, मेनली दो टाइप की कैटेगरी होती है, तीसरा तो प्लेन हो गया, हम लोग स्पेरिकल पढ़ रहे हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, स्पून वही है, मटेरियल वही है, बस हम कहां पर पॉलिश कर रहे हैं। देखो आपको ये भी नहीं पता होगा कि मिरर कैसे बनाते हैं, मिरर के ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है, प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर की कोटिंग होती है, उससे मिरर बनता है। अब मिरर एग्जैक्टली कैसे बनता है, केमिकल प्रोसेस है, डिटेल में अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ ये देख रहे हैं हम लोग। अच्छा मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, हाँ, मैंने एक कांच का, ग्लास का बोल लिया, ग्लास का बॉल, बढ़िया अच्छा ग्लास का बॉल है, मैंने यहां से इसको काट दिया, अब ये कैसा दिख रहा है, ऐसा, ओके। मैंने सिल्वर की कोटिंग बाहर साइड कर दी, तो अंदर साइड रिफ्लेक्शन होने लग गया, क्या बन गया, कॉनकेव। और उसी उसी ग्लास को अगर मैंने उसको पॉलिश सिल्वर की कोटिंग अंदर साइड कर दी, तो बाहर साइड रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, क्या बन गया ये, कॉन्वेक्स। इज द पॉइंट बेटर, पहले से और अच्छा समझ में आया? अभी डिटेल में बहुत पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो स्पेरिकल मिरर्स जो हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप समझ ही गए, है ना, और आगे देखते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, डेफिनेशन एग्जाम में आता है। अब ये सबसे पहला टॉपिक है आज का जो मैं समझा रहा हूं और कॉपी में लिखकर लाना है। फर्स्ट टर्म इज पोल। व्हाट इज पोल? मिरर का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, ये पॉइंट, ये जो मिरर है, मिरर के बीच सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड पोल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। पोल क्लियर हो गया? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अदिति क्लास में हो? हाँ, कैमरा बंद नहीं करना बेटा, कोई भी। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लीजिए, ये बॉल जो दिख रही है, बॉल दिख रही है, ये हॉलो ग्लास की स्फीयर है,
इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। जैसे सर्कल है तो बीच का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस सेंटर, सेंट्रल पॉइंट। क्या सबको क्लियर है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। देखो डेफिनेशन याद कर लो, जिस मिरर का जिस स्फीयर का टुकड़ा हमारा मिरर है ना, उसको काट के तो मिरर बनाया। बॉल, पूरी बॉल मिरर थोड़ी है, हमने यहां से उसको काट लिया, है ना। तो ये मिरर है। अगर ये मिरर पूरी कंप्लीट करेंगे तो बनाया किससे था? स्पेरिकल ग्लास से। स्पेरिकल ग्लास की बॉल है ना, स्फीयर है। तो स्फीयर से हमने अपना मिरर काट के निकाला। मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन, तो जो स्फीयर, वो स्फीयर जिसका पार्ट हमारा मिरर है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। What is center of curvature? Center of curvature is the center of the sphere of which mirror is a part. Center of curvature is the center of the sphere, उस sphere का center of which mirror is a part, जिसका एक part हमारा mirror है। जोआना ठीक है? जोआना 1 दिख नहीं रहे, थोड़ा सा और इस साइड आओ, पीछे चुप गए। हाँ, डेफिनेशन क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडियस। इस डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं। हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, यही तो रेडियस होता है ना, सर्कल का, स्फीयर का, वही। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन कैसी बना दी? डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर का सेम कर दिया। हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हमारा स्फीयर, हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। टर्म्स क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। सही में थोड़ी लाइन बनी है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं लाइन। किसको ज्वाइन करने वाली? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल राइट, देखो ये टर्म्स अब हमको बार बार यूज होने हैं, तो ये टर्म्स अच्छे से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। अपर्चर, अपर्चर इज द विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब ये मिरर है ना, तो कितना चौड़ा है, अच्छा इतना चौड़ा, ये अपर्चर, द विड्थ। क्यों? अगर ये मिरर गिर के टूट गया तो मिरर खत्म नहीं हो जाएगा, अपर्चर छोटा हो जाएगा। अभी भी मिरर वही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज वही रहेगी, वैसी ही इमेजेस बनाएगा, बस छोटा साइज में छोटा हो गया, है ना। जैसे प्लेन मिरर बड़ा होता है ना, फिर हम लोग ने छोटा सा काट के लगा दिया, टूट गया तो और छोटा हो गया, इमेज तो उसमें भी दिखती है ना, वैसे ही दिखती है ना, बस छोटा हो गया, साइज में छोटा हो गया। अपर्चर मीन्स इट्स width of a spherical mirror. Yes. Next point, फोकस। फोकस समझने के लिए, फोकस अलग से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, डेफिनेशंस आती हैं। ये पैरेलल रेज है। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके निकलेगी। जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, है ना। दोनों नाम बोलते, कभी फोकस बोलते, कभी प्रिंसिपल फोकस। समझ गए? कोई भी पैरेलल रे
मिरर से रिफ्लेक्ट होके जब वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। लेकिन रे पैरेलल ही होनी चाहिए। द पॉइंट on the principal axis where the parallel ray meets after reflection is called focus, represented by capital F. All right. Yes. Next point, focal length. ठीक है, फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। जैसे कर्वेचर था ना, कर्वेचर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच का डिस्टेंस, Yes. ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये पैरेलल रे है, रिफ्लेक्ट होकर यहां से जा रही है, ये फोकस है ना। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन Focus and pole. yes, focus and pole, the distance between focus and pole is called the focal length, represented by small f. एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन f and r. What is r? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होता है। यस, r इक्वल्स टू 2f और f इक्वल्स टू हाफ ऑफ r। इसके भी बहुत इजी से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आपको बोलेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, बताओ फोकल लेंथ कितनी है? 5। Yes. बस खत्म, इतनी सी बात। कभी बोलेगा कि फोकस 5 है तो रेडियस कितना होगा? उसका डबल। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में आ जाता है ये कभी कभी। तो नेक्स्ट पॉइंट, टर्म सारे हो गए? Yes. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोल Center of सेंट्रल पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग pole. पोल बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, अपर्चर, द विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फोकस, कोई भी पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसको बोलते हैं फोकस। आई होप इट इज क्लियर। और रिवाइज करके आपको बन जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स हमको बार बार यूज होने हैं, बहुत यूज होना है। आप फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, और मैंने रिलेशन भी बता दिया, एफ इज हाफ ऑफ आर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। स्फेरिकल मिरर में जब हम लोग इमेज बनाते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं? रेज अगर पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। रे अगर पैरेलल जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास होगी, कहीं और से जा ही नहीं सकती। इट इज अ रूल। रूल मतलब रूल। Yes. ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर फोकस से लाइन आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। इसी का उल्टा, अगर लाइट ऐसी आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्या फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट एक दूसरे के उल्टे हैं? समझ में आया? Yes, sir. अगर पैरेलल आएगी रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, Yes. अगर लाइट फोकस से आ रही है रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर सी से आ रही है तो सी से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वहीं से चली जाएगी जैसे कि परपेंडिकुलर हो। Yes. देखो एक प्लेन मिरर है, ये लाइट नॉर्मल आ रही, 90 डिग्रीज पर लाइट आ रही है, तो यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा समझ लो ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर।
सी से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सी से ही चली जाएगी, सी से ही चली जाएगी। पॉइंट इज क्लियर? यस कितने पॉइंट्स करें हमने? 3, वैसे 4 पॉइंट्स हैं, 4th पॉइंट में बना दूंगा। फर्स्ट पॉइंट, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, सी से आएगी सी से जाएगी। और अगर कभी लाइट ऐसी आ गई कि डायरेक्ट पोल पे ऊपर पड़ गई, ये लाइट आ रही है और किसके ऊपर फॉल करी? पोल पर, डायरेक्ट कहीं और नहीं आ रही, पैरेलल नहीं आ रही, पोल पे पड़ी मान लो, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो पोल पे पड़ेगी ना, तो इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल्स टू R। ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे से आ रही है ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल्स टू R। दिस इज रूल नंबर 4। समझ में आ गया? प्लेन मिरर वाला रूल, ठीक है। ऐसा समझ लो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऐसा मिरर ऐसा है, तो एंगल I इक्वल्स टू R, जिस एंगल पर आ रहा उसी एंगल पर बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट पोल पर पड़ेगी तब। 4 रूल्स क्लियर? इजी है, रूल्स मैंने आपको समझा दिए। और आगे देखते हैं हम लोग क्या। अब इमेज फॉर्मेशन पर आ गए हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इमेज फॉर्मेशन एग्जाम में आता है। कितने इमेज फॉर्मेशन है? 6 केसेस हैं। किसके इमेज फॉर्मेशन? किसके? कॉनकेव मिरर के, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट कर रहा था लेकिन आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो आई एम इग्नोरिंग दिस टू, यहाँ पर से ही मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 और केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। 6 केसेस हैं जिसमें से 5th केस इंपॉर्टेंट है, 6th केस वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 3rd भी इंपॉर्टेंट है। आ कुछ भी सकता है, आ कुछ भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं? इसके जो मैंने आपको बता दिए, आने सारे चाहिए। अब आपके टॉपिक इतने सारे हैं, मुझे तो पढ़ाना पूरा पड़ेगा। अब आपके टीचर जो भी मांगे भाई पूछें, कोई बात नहीं, आप इतना प्रिपेयर करके जाइए। और अगर इसका वीडियो ठीक ठाक बन गया तो मैं आज ही की डेट में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। ये सिस्टम से फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूं आज। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मिरर फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के कितने केसेस बनाने हैं? 6। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं मेजरमेंट से बनाओ। आपके स्कूल में बनवाया? नहीं बनाते हैं, एग्जाम में आता है। कोई बात नहीं, आप लोग का नहीं हुआ, उन लोग का। तो मैं आपको बता रहा हूं आप क्या करना। मेजरमेंट्स में बता रहा हूं, मेजरमेंट से नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, मेजरमेंट से बनाएंगे तो हमेशा आप बेनिफिट में रहेंगे। आप क्या करना मालूम है? आप लेना रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर। आप क्या करना देखना ध्यान से, यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ऑल 6 केसेस के लिए आपको ऐसे ही बनाना है। कैसे? अदिति कैमरा चालू करो, फुल टाइम कैमरा चालू रहेगा। हाँ, सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसको समझ लो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर आपने मेजरमेंट, हमने क्या डिसाइड किया? 6। अपने मन से 6, 8, 10 कोई भी इवन नंबर ले लो, और भी ले सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि 6 सेंटीमीटर के रेडियस से आर्क काट देना। तो ये बन गया आपका मिरर। ऐसे शेड कर देना, इस तरफ शेड किया, इसका मतलब कि ये कौन सा है? कॉनकेव है। ये हो गया आपका पोल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सी और पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है? 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा देना फोकस, क्योंकि फोकस हमेशा हाफ होता है, मिड पॉइंट होता है।
ये आपको सारे केसेस में बनाने हैं, ऐसे ही शुरू करना है। मेजरमेंट से नहीं करोगे तो आपको याद करना पड़ेगा, लाइन यहां से जाएगी, यहां मिलेगी, और अगर मेजरमेंट से करोगे तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सारे रे डायग्राम सही हो जाएंगे। कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया 6 मतलब 6, हम सब लोग 6 बनाएंगे। 8 बनाना है क्या? 8 बनाना है क्या? कोई एक चीज डिसाइड कर ले, चलो 6, ठीक है, किसी से भी बन सकता है। तो उसमें क्या है, 6 बनाया तो 6 का हाफ 3 बन जाएगा, C बन गया, P बन गया, F बन गया। इतना क्लियर है? ये आपको हर बार बनाना है फॉर ईच एंड एवरी रे डायग्राम। अब हम लोग फर्स्ट रे डायग्राम पढ़ें। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम, मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है, मैं आपको बना के बता रहा हूं, और फिर ये तो बना के मैं आपको यहां बता रहा हूं। फर्स्ट केस में क्या लेते हैं, देखो इस 1 मिनट समरी पे चलते हैं। जो 6 केसेस हैं वो फर्स्ट केस होगा, ये मैंने दूसरे बुक से लिया है, इसके केसेस अलग हैं, एनसीईआरटी से मैच करते हैं। दिस इज केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C। केस नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C। केस नंबर 4, when object is between F and C. Case number 5, object is at F. Case number 6, object is at between P and F. ये 6 केसेस रेफरेंस बुक में ये उल्टा दिया था, अपन एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर केस कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, पॉइंट साइज, लेकिन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट 6 केसेस सारे के सारे रियल इन्वर्टेड होंगे, और जो 6th केस है वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ आएगी, फोकस पे, अपने आप आएगी, हमको याद नहीं करना है, ये सारी इमेजेस अपने आप आएगी, याद नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट बना ले इमेज। तो आपका ये बना हुआ है, लेकिन मैं ड्रॉ करके आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट लाइन देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जैसे कि स्टार, सन। तो जो इन्फिनिटी से रेज आती है वो कैसी होती हैं, पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती हैं, पैरेलल। आप 2 रे बनाना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फर्स्ट रे, और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सेकेंड रे। 2 रे बनाएंगे, ऊपर वाले को 1 एरो, नीचे वाले को 2 एरो। ठीक है, हायर क्लासेस में ऐसा बनाया जाता है, 10th में नहीं भी पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा ये इसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ये, है ना, किसी वजह से, चलो कोई बात नहीं। तो हमने बनाया था, एक पॉइंट लिया था R, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर पोल 3 सेंटीमीटर पे फोकस बनाया था। फर्स्ट रे ऊपर बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 2 लाइन ऊपर बना देना जहां आपकी मर्जी। ठीक है, रूल लाइंस तो रहती है आपकी कॉपी में, ऊपर से बना देना। फर्स्ट रे जाएगी कैसी, पैरेलल। पैरेलल लाइन जो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ऐसे स्केल से ज्वाइन कर देना। सेकेंड रे नीचे से बना रहे हो, है ना, ये रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, रूल है फोकस से ही जाएगी, है ना। ये ऊपर वाली फर्स्ट रे थी ना, सिंगल एरो, ये सिंगल एरो, ये सिंगल एरो, ये डबल एरो, मतलब कि सेकंड वाली रे ये डबल एरो निकल गई। ये दोनों रेज कहां पर मिली, इमेज वहीं बनती है। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इमेज कहां फॉर्म होती है, वेयर टू रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोनों रिफ्लेक्ट करने के बाद पहली बार जहां मिलते हैं, इमेज वहां बनती है। इमेज कहां बनती है, 2 रेज वो दोनों ही रिफ्लेक्ट होने के बाद पहली बार जहां मिलते हैं वहां पर इमेज बनती है। तो इसकी इमेज कहां बन रही है,
पहली लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो रही, दूसरी लाइट आ रही, रिफ्लेक्ट होके फोकस से, दोनों पहली बार कहाँ मिले? फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इन्फिनिटी पे अगर आपने रखा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। साइज क्या है? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड ही बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, बियॉन्ड सी। कहाँ रख रहे हैं हम लोग? सी के से दूर। हम लोग सेकंड केस कर रहे हैं, मैं इसी से बना दे रहा हूं, ठीक है, रेड कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूं। आपने एक लाइन बनाई, एक पॉइंट लिया सी, 6 सेंटीमीटर पर आपने आर्क काट दिया, मिरर है ना, पी बन गया, 3 सेंटीमीटर पे फोकस बना दिया। वैसे ही बनाएंगे जैसा हमेशा बनाते थे। फर्स्ट रे बनाएंगे यहाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट समझ लो, स्केल रख दिया, पेंसिल रख दी, जो भी ऐसे लिखते हैं। हाँ, इस सीधा रखा ना, ऐसा रखा है, ऊपर एरो। इसकी इमेज कैसी बननी है? बड़ी की छोटी? देखिए अब क्या है, जैसे जैसे पास लाओगे ना, इमेज थोड़ी बड़ी होगी। तो पहले में इन्फिनिटी पे इमेज क्या थी? पॉइंट साइज। इस बार कैसी रहेगी? इस बार छोटी रहेगी। पॉइंट से तो बड़ी रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, ये इसलिए सबसे पहले इमेज कैसी थी? पॉइंट साइज। फिर अब ऑब्जेक्ट से छोटी आएगी, सी पे रखने पर बराबर आएगी, एफ और सी के बीच में रखने पे थोड़ी ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी, फिर हाईली एनलार्ज रहेगी, फिर हाईली एनलार्ज रहेगी। तो आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए कि आपकी इमेज छोटी बनने वाली है कि बड़ी बनने वाली है? छोटी होने वाली है, ठीक है। जब छोटी होने वाली है तो आप ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि इमेज तो छोटी ही बनने वाली। समझ गए? मतलब आप ऐसा करना कि आपकी जो रूल लाइन है, 3 लाइन ले लेना, और आप देखोगे कि आपकी 3 लाइंस नहीं, 2 लाइन 2.5 लाइन में बन जाएगी। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगी कि साइज छोटी हो गई, ठीक है। ऐसा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा ना, मैं इधर पे एक इमेज खुद ही बना देता हूं। यहाँ सेकंड केस बना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद बनाऊं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट लिया सी, 6 सेंटीमीटर पर आपने आर्क काट दिया, ये मिरर को शेड कर दिया, है ना, पॉलिश हो गई उसकी, पी बन गया, 3 सेंटीमीटर पर एफ बन गया। अब आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया सी से दूर, ये सी से दूर। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई सीनरी हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज सी से दूर, ठीक है। तो अब उसकी पहली देखो, रूल नंबर 1 देखो, हमने कितने रूल्स पढ़े थे इमेज के? 4 रूल्स। कितने पढ़े थे? 4। पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सी से आएगी तो सी पे जाएगी, पोल से आएगी तो I इक्वल्स टू R। जनरली हम लोग ये 4 में से कोई 2 से बना देते। कोई भी 2 रूल यूज करना, याद नहीं करना कि बुक में ऐसा दिया तो हमको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। एनी 2 रूल्स आउट ऑफ द 4। और जनरली हम लोग फर्स्ट और सेकंड यूज करते हैं, और जनरली बोला मैंने, आप थर्ड और फोर्थ भी यूज कर सकते हैं। बुक में देखना अलग आएगा, मेरा कभी अलग रहेगा। मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ, है ना। हर चीज हम लोग लर्न नहीं करते कि नहीं ऐसा दिया ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम पढ़ते ही नहीं कभी, है ना। हमको लर्न नहीं करना है। तो देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट वाला जो केस बताया था, फर्स्ट वाले केस में मैंने आपको दोनों फर्स्ट रूल ही लगा दिया था, है ना, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट पैरेलल होती है, इसलिए उसी से बना दिया। अब देखिए सेकंड, फर्स्ट रे कैसी जाएगी? पैरेलल। पहली रे कैसी जाएगी? जो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होती है? क्या ये पॉइंट क्लियर? रूल नंबर 1 यूज किया, पैरेलल जाएगी। सेकंड वाली कहां से जाना है? फोकस से। रूल नंबर 2, हमने क्या बोला? फर्स्ट और सेकंड जनरली हम लोग ऐसे ही करते। इन लोग ने देखो यहां से सी से निकाल दिया, रिफ्लेक्ट होके सी से, उनका भी सही, हमारा भी सही, ठीक है। उनने रूल नंबर कौन सा यूज किया? 1 और 3। हम यूज कर रहे हैं 1 और 2, दोनों सही है। अगर
लाइट यहां से जा रही है फोकस, आप स्केल रखकर ऐसे फोकस से ज्वाइन कर देना, तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों पहली बार कहाँ मिले, पहली लाइट रिफ्लेक्ट होके पास हो रही है, दूसरी लाइट ये है रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है। दोनों लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद पहली बार कहाँ मिले, इस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, नाम दे दिया ए बी, और ये उल्टा बन गया, देखो बी का बी डैश हो जाएगा और ए ऊपर की जगह नीचे बन गया ए डैश, तो इमेज उल्टी बन गई। और ऑब्जेक्ट से छोटी साइज, देखो उनकी भी ऐसी है, हमारी भी ऐसा ही है, वैसी ही बनेगी। रूल नंबर 1-3 उनने यूज किया था, रूल नंबर 1 और 2 हमने यूज किया। जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी बच्चे ने 1 और 4 बना दिया तो भी गलत नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हर बार नया नया तो नहीं बना सकते ना, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 1 और 2 यूज करेंगे। और कभी अगर प्रॉब्लम आती है, मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर दूसरे रूल्स भी यूज करेंगे। ये रे डायग्राम आपको समझ में आया? रे डायग्राम नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी, तो सेकंड केस था सी, सेकंड केस था बियॉन्ड सी, थर्ड केस है सी, जो कर्वेचर है वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने। फर्स्ट रे जाएगी कैसी, पैरेलल। देखो हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में आज पूरी तरह से समझ में ना आए, आप ये सारे रे डायग्राम्स, ये सेकंड होमवर्क है आपका। सेकंड होमवर्क क्या है, कि सारे रे डायग्राम्स कॉपी में बना के लाने। जब आप बना के लाएंगे तो आपको 1, 2, 3 बन जाएंगे, बाकी नहीं बनेंगे, फिर मैं आपको देख के बना दूंगा। हो सकता है कि मैं लाइव यहीं से आपको डिस्प्ले करके दिखा दूं और आपको बन जाए। आज नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे अगर प्रॉब्लम आई तो। केस नंबर 3, फर्स्ट रे जा रही है कैसी, पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, सेकंड रे कहां से जा रही है, रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगी, पैरेलल। ये दोनों कहां मीट करेंगी, बिल्कुल सी पर मीट करेंगी। ये आपका ए बी ऐसा है तो इसकी इमेज उल्टी बन रही है। क्या आपको समझ में आया? मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि थर्ड केस में प्रॉब्लम्स जाती है, कुछ बच्चों की इमेज सी पर नहीं बनती है, कई बार मेरी भी नहीं बनती। आप समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट की भी कई बार बन जाती, कई बार नहीं बनती, टीचर की भी कई बार नहीं बनती, ड्यू टू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, समझ लीजिए। तो आप अब गलत आ रही है तो थ्योरेटिकली हम लोग गलत हो जाएंगे, तो हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे। मैनिपुलेट कर लेंगे मतलब यहाँ पे है तो यहीं पे बनना चाहिए, लाइन को थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। पहले से बना के वहीं से ज्वाइन करके बना देंगे, अगर आपका नहीं आता है फर्स्ट टाइम से, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में गलती नहीं है, रूल्स में गलती नहीं है, बनना है सही है। केस नंबर 4, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा रखा है ना, क्यों रखा है, क्योंकि बड़ा बनने वाला है, इस बार मैग्नीफाई होने वाला है। आप बड़ा बनाओगे तो और बड़ा आएगा, पेज में ही सेट नहीं होगा, है ना। तो हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं, कितने लाइंस की हाइट, 2 लाइंस की हाइट बना देना, 2 लाइंस हाइट बना देना, तो यहाँ पर 3-4 लाइंस की हाइट अपने आप आ जाएगी। फर्स्ट लाइट कैसी जाएगी, पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो रही है, यस कि नो, यस। सेकेंड लाइट कहां से जाएगी, फोकस से। उन लोग ने सी से बनाया, हम तो एफ से बनाएंगे। सेकेंड लाइट कहां से जाएगी, फोकस से, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल आएगी। देखो मैंने रफ फिगर बनाया था, तो आएगी पैरेलल ही, ये फोकस से जा रही है, आएगी पैरेलल ही। मतलब मैं रूल 1 और 2 यूज करके बनाऊं तब भी मेरा फिगर इमेज यहीं पर बननी है, और बुक में रूल 1 और 3 यूज करके बनाया उनकी भी सही है। मैं चाहूंगा कि 1 और 2 यूज करो, अदरवाइज 1, 3, 1, 4 सब सही, ठीक है। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी, ये आपकी रे ली गई फर्स्ट वाली। सेकंड जाएगी फोकस से, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद पहली बार यहाँ मीट करते हैं, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी बी डैश ए डैश। आपको दिख रहा है कि इमेज से
ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी इमेज और इन्वर्टेड भी है। क्या सबको क्लियर है? फिफ्थ केस, पहली जाएगी रे पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी, दूसरी फोकस से पास नहीं कर सकते, है ना? फोकस से पास, फोकस तो यही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलना चाहिए था। तो अब हम रूल नंबर 3 यूज करेंगे। मान लो कि सी से लाइट आ रही है, ए से ज्वाइन करना, सी को ए से ज्वाइन करना। मान लो ऐसी लाइट आ रही है, सी से लाइट आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सी से चली जाएगी और आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इंफिनिटी। एक सेकेंड रुकिए जरा, मुझे लगा मैं क्विट तो नहीं हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट केस, सिक्स्थ केस, इनने थोड़ा दूसरी तरीके से बनाया है, कोई बात नहीं। इनने कौन सा रूल यूज किया है? 3 और 4। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट रूल यूज करें। फर्स्ट रे जाएगी कैसी? पैरेलल। पैरेलल जाके वो फोकस से पास होती है। इज दैट वेरी क्लियर? और सेकंड रे फोकस से पास कर नहीं सकते क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन के पहले ही मिल जाएगी, रिफ्लेक्शन के पहले ही मिल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? रूल नंबर 1 और 3। 3 में क्या करेंगे? सी और ए को ज्वाइन करेंगे, सी और ए को ज्वाइन करेंगे और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो आपने नोटिस किया ये दोनों रेस दूर जा रही हैं, पैरेलल नहीं है, दूर जा रही हैं। और दूर जा रही हैं तो ये इस साइड तो कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि दूर जा रही हैं। इसको आप पीछे प्रोड्यूस करोगे, डॉटेड लाइन ऐसे पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहां पे मिली इमेज, यहां बन रही, कहां बन रही? मिरर के पीछे, सीधी की उल्टी, सीधी सीधी इमेज बन गई और बड़ी इमेज बन गई। इसीलिए तो मैंने बोला ये सिक्स्थ केस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये सारे रे डायग्राम्स बनाने की आप प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में देख लिया जाएगा। समरी देखिए, इंफिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी फोकस पे, सी से सी और एफ के बीच में, सी से सी के बियॉन्ड सी पे रखोगे तो एफ और सी के बीच में, सी और सी। आपने नोटिस किया ये दोनों उल्टे हैं, एफ और सी के बीच में रखोगे तो सी पे, और सी पे रखोगे तो एफ और सी के बीच में। आपने नोटिस किया ये दोनों उल्टे हैं, इन्फिनिटी पे रखते हो तो फोकस पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे। और सिक्स्थ केस अलग ही है, जब भी आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज्ड। ठीक है, ये समरी अगर आपने रे डायग्राम्स बना लिया तो ये समरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर ये समझ में आ जाएगी तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तभी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी है और आना उससे लिमिटेड ही है, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। चलिए, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अभी जो पढ़ रहे थे वही वाला है ना? उसके यूजेस पढ़ रहे हैं हम लोग। इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। कुछ समझ में आया? सिक्स्थ केस है, अभी जो पढ़ा था ना सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस है। कैसे पता चला? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। तो वर्चुअल देखो बड़ा दिख रहा है, सीधा भी दिख रहा है, लेकिन बोलते शेविंग मिरर है क्योंकि शेविंग करने में आसानी रहती, बड़ा बड़ा दिखता है। ओके, तो फर्स्ट यूज क्या हो गया कॉनकेव मिरर का? इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। दूसरा, डेंटिस्ट यूज करता है। डेंटिस्ट, आपके दांत सड़े हैं, अंदर जाके कैसे देखेगा? अंदर जाके कैसे देखेगा? तो ये उनके पास
ये है मिरर, ठीक है, ये स्टील की स्टिक जैसी है, ये मिरर है, ये आपके दांत के अंदर, मुंह के अंदर, आपके मुंह के अंदर डाल देंगे, समझ गए? और आपके जो दांत है ना, इसमें रिफ्लेक्शन में देखेंगे, रिफ्लेक्शन से देखेंगे पीछे के, सामने तो ऐसे देख लेंगे, पीछे का कैसे देखेंगे? तो ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन से देखते हैं, इसके रिफ्लेक्शन में। और क्योंकि कौन सा है ये, कॉन्केव है, और इसको बनाते हैं सिक्स्थ केस, पास इतना पास रखते हैं कि सिक्स्थ केस बन जाए। सिक्स्थ केस बन जाए तो क्या बनता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, बड़ा बड़ा भी दिखता है, तो दिख जाता है कि कहां पर क्या पोजीशन है। नहीं तो कैसे देखेंगे, डॉक्टर कैसे देखेगा? समझ गए? ये यूजेस हो गए। कॉन्केव मिरर, टॉर्चेस, हेडलाइट, ये सब रिफ्लेक्शन, ये कॉन्केव है ना, देखो केव जैसा, ये लाइट निकलती है तो रिफ्लेक्ट होकर पूरी ऐसी पैरेलल बीम हो जाती, कोई लाइट वेस्ट नहीं होती, हाँ, पूरी बीम ऐसी पैरेलल बीम बन जाती है। तो ये पावरफुल बीम टॉर्चेस में यूज होगा, हेडलाइट्स में यूज होगा। और ईएनटी डॉक्टर भी यूज करते हैं, ईएनटी, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट। ईएनटी डॉक्टर क्या देखता है इसमें? कान देखता है, कान। कोई पेशेंट है जिसके कान में प्रॉब्लम है, कान के अंदर क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए अगर वो टॉर्च मारेगा ना तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि जहां से उसको देखना वहीं पे तो टॉर्च मार रहा है, तो टॉर्च बीच में आ जाएगी। बात समझ में आई? उसको टॉर्च दिखेगी, उसको अंदर कान के अंदर नहीं दिख पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है देखने की। तो उनने दिमाग लगाया, ये है कान, हाँ, दिमाग ये लगाया, यहाँ पे लगाया बल्ब, बल्ब की रोशनी यहाँ आती, रिफ्लेक्ट होकर कान के अंदर, अब वो देख रहे सीधा सीधा और कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ भी नहीं रहा है, टॉर्च से नहीं देख सकते, उसको एडजस्ट कर लेते। सोचो जरा कितना दिमाग लगाया। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, ये बहुत पुराना टेक्निक है, ठीक है। तो ये यूजेस, फिर कॉनकेव डिश होते हैं, डिश एंटीनास इस शेप के, है ना। और ऐसे ही जो है कॉनकेव मिरर्स होते हैं, लार्ज सोलर एनर्जी, वो सोलर फर्नेस में बनाते हैं। सोलर फर्नेस मतलब ऐसा मिरर कॉनकेव शेप का रहता है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर, जितनी लाइट है सब रिफ्लेक्ट होकर आती है एक पॉइंट पर, फोकस पर, और इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वहां पर आप खाना पका लो। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। सोलर फर्नेस, जैसे सोलर कुकर होता है ना, तो सोलर कुकर में प्लेन मिरर यूज होता है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर, सोलर फर्नेस, खाना बना लो सन की हीट से। बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम क्यों यूज करें? हम लोग यूज नहीं करते ना, कोई यूज नहीं करता। कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी इजीली अवेलेबल है एनर्जी, एलपीजी वगैरह, कौन झंझट करेगा, छत पे जाएगा ये सब बनाएगा, है ना। ओके, थोड़ा और बच गया है, कंप्लीट करते हैं। अब ये वाला मिरर कौन सा है मालूम है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के दो केस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। शिजॉय, उनको बोलना बात नहीं करो। केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये आपका मेथड वही है, देखना ध्यान से। ये आपने एक लाइन बनाई, इस बार पॉइंट यहां पर लिया, इसको सेंटर बोला, 6 सेंटीमीटर का आर्क काटा इस तरफ, ठीक है। रेडियस कहां पे लेना है, कर्वेचर कहां पे लेना है? सेंटर राइट पे। आर्क काटेंगे 6 सेंटीमीटर, ये बन गया पोल। 3 सेंटीमीटर पर फोकस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कैसी होती है? पैरेलल, 2 रेज बनाना है, और जो पैरेलल आती हैं वो कहाँ मीट करती हैं, पास होती हैं? इन्फिनिटी, सॉरी, पैरेलल वाली फोकस। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से आ रही हो, ये ऐसी चली जाएगी। इसका भी ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही हो, ऐसी चली जाएगी जैसे कि फोकस से आ रही हो, क्योंकि मिरर के अंदर थोड़ी लाइट जाएगी, है ना।
रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोकस से, हाँ ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे से निकल रही है, और इसी से आपको ज्वाइन करना है इसको। बाकी रे डायग्राम बनाना पूरा आपकी कॉपी में समझा दूंगा, प्रॉब्लम आएगी तो इसका भी अपन डायरेक्ट में टेलीकास्ट करके दिखा दूंगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, फिर से अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट लेंगे r 6 सेंटीमीटर्स, है ना, ये पोल बन गया, ये आपका बन गया फोकस। अब इस बार हम लोग केस नंबर 2 मतलब इन्फिनिटी नहीं है, कोई भी दूसरा पॉइंट, दो ही चीज होता है, इन्फिनिटी और कोई अदर पॉइंट। एक लाइट बनेगी पैरेलल और उसको फोकस से ज्वाइन करके आप ऐसे निकाल देना मानो फोकस से ही आ रही हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल नहीं, इसमें रूल नंबर 3 यूज करेंगे, 1 and 3। 1 यूज किया ना हमने पैरेलल, थर्ड वाला आप किससे ज्वाइन करना, सी से, इस पॉइंट ए को सी से ज्वाइन करना स्केल से, मिरर के अंदर डॉटेड वाला डालना। तो सी से जब लाइट जाती है तो वापस उसी डायरेक्शन पर चली जाती है। आपने देखा ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं मिरर के पीछे, दे अपीयर टू मीट, एक्चुअली तो मीट ही नहीं कर रहे, दूर दूर जा रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे, दे मीट बिहाइंड द मिरर। इस पॉइंट को यहां पर बन गई उसकी इमेज, कहां बना, पोल और फोकस के बीच में। कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। आपने देखा कि वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड छोटा ही बनता है, बड़ा केवल किस में बनता है, कॉनकेव में, वो भी 6th केस, कॉनकेव में 6th केस बड़ा बनता, बाकी हमेशा छोटा बनता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। अब इसकी मैंने आपको बताया 2 ही केस हैं, एक है इन्फिनिटी बिहाइंड फोकस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है ना। इसकी इमेज कहां बनी थी, वर्चुअल इरेक्ट। इमेज कहां बनी थी, पहले वाले की, ये पैरेलल गई फोकस पे, दूसरे गई फोकस से, ऐसा दोनों मीट कर रही हैं फोकस पे, बिहाइंड द मिरर, और बनी कहां, फोकस, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, नेचर वर्चुअल इरेक्ट। इसमें वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है। सेकंड वाला कहां रखा हमने, एट एनी पॉइंट, कहां बना, पोल और फोकस के बीच में, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट। समझ में आया। और ये कौन सा मिरर है, ये देख लो, रेयर व्यू मिरर, यही तो है ना। छोटा छोटा दिखता ना, कार के पीछे, पीछे देखेंगे तो छोटा ही छोटा तो दिखेगा, सीधा दिखेगा कि उल्टा दिखेगा, सीधा ही दिखता है। मैं लेटरल इन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं, जो पीछे कार ट्रक आ रही उल्टी तो नहीं दिखती, सीधी दिखती है ना। सीधी मतलब वर्चुअल इरेक्ट। छोटा दिखता है कि बड़ा, छोटा, डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड। ये देखो ना, ये आप समझ लो क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके यूजेस। यूजेस क्या होते हैं, रेयर व्यू मिरर, पीछे का देखने के लिए, ठीक है। और इसकी क्या बोल रहा है, इमेज कैसी बनती है, मैंने अब आपको बता दिया, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, और इट गिव्स अ वाइड व्यू। सबसे अच्छी बात क्या है, प्लेन मिरर जितना बड़ा होगा ना उतना ही व्यू देगा। आप इतना छोटा मिरर अपने आंख के सामने लगाओगे तो आंख ही दिखेगी, सेम साइज दिखता जितना उतना ही, लेकिन हमको तो पीछे का पूरा देखना है ना, हमको वाइड व्यू चाहिए। वाइड व्यू किससे मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर से, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। ऑल राइट, सर ये राइट साइड ऑफ इमेज व्यू कितना है, राइट साइड अप, सनी साइड ऊपर है, इरेक्ट, मतलब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। क्या यहां तक क्लियर, साइन कन्वेंशन पढ़ाया है क्या। अब टाइम नहीं है इतना सबका, और मुझे नहीं लगता आएगा, इसको अपन एक 2 चीज और पढ़ा देता हूं, मिरर फॉर्मूला,
1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल्स टू -v/u भी होता है, और h-h, मतलब साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है। टाइम कम है, नेक्स्ट उसमें अपन लोग क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ा देंगे। मुझे नहीं लगता 6-7 मार्क्स के में आपको इससे ज्यादा पूछने वाले हैं। जितना भी पढ़ाया उतना अच्छे से कर लेना, और तो इसको तो और डिटेल में पढ़ना है। अभी तो आपको मैं रे डायग्राम्स बनवाऊंगा, फिर चेक करूंगा, तो अब और टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि आपके टेस्ट थे तो मैंने समझा दिया। साइन कन्वेंशन 2 मिनट में समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए, ये जो पोल है ना, पोल समझ लो क्या है मालूम है? ग्राफ पेपर का ओरिजिन। जैसे ग्राफ पेपर में ओरिजिन होता है ना, पोल समझ लो ओरिजिन है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ओरिजिन से ही तो मेजर करते हैं, है ना? ओरिजिन से ही। हाँ, गायब हो गया, कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल वो। तो अगर कोई चीज राइट में है तो भी ओरिजिन से मेजर करेंगे, लेफ्ट में है तो भी ओरिजिन से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है? लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी, और याद रखना, देखो ग्राफ पेपर में क्या होता है, हम लोग इधर पॉजिटिव लेते हैं ना, राइट में है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेफ्ट में रहेगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। बस खत्म। ठीक है? तो लाइट के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइट इस तरफ आ रही है ना, तो राइट की तरफ आ रही है, तो राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव। समझ गए? ऊपर पॉजिटिव, वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये हम लोग हाइट ऑफ द इमेज के लिए लेंगे। वाई एक्सिस ऊपर आया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। ठीक है? ये क्या है? साइन कन्वेंशन। तो देखिए हम लोग को मेजर करना सबसे पहले u v f r। u मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, f है फोकल लेंथ, r है रेडियस। ये कहाँ पे? x एक्सिस में मेजर किया जाता है। x एक्सिस पे है, राइट पे है तो पॉजिटिव ले लेना, लेफ्ट पे है तो नेगेटिव ले लेना। और अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं क्या? हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हम लोग y एक्सिस पर लेंगे। मतलब x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। बाकी और डिटेल में देखो, साइन कन्वेंशन, साइंस अगर गलत लगा दोगे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। कौन से डिस्टेंस को प्लस लेना, किसको माइनस लेना, बाकी और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत।